ओके, तो लास्ट डे हमने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया था। तो फर्टिलाइजेशन आज थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं पहले से। अगर हम फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन एक वर्ड में या सॉरी एक लाइन में अगर देना चाहे तो क्या होगा उस फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। ठीक है, पर अगर हम थोड़ा डीपली अगर डेफिनेशन देना चाहे तो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ the nucleus of male gamete, that is sperm, with the nucleus of female gamete, that is the ovum, and ultimately result into the formation of diploid zygote. Okay, so it is the proper definition of fertilization. Now fertilization is not a simple process, or rather it is a complex, or you can say it is a multi-step process. Okay, so last day we have discussed that the fertilization process consist of 5 major steps. Okay, so today we will discuss about the about, or rather we will revise the first step of fertilization process, that is the encounter of spermatozoa with the ovum. Okay, so let's start revising that portion which we have discussed in last chapter. Okay, so ये है फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब मीटिंग होता है मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में, तब क्या होता है, तब जो पेनिस जो होता है मेल्स में, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम पेनिस बोलते हैं। पेनिस क्या करता है, पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो वेजाइना पार्ट होता है वहाँ पर सीमेन छोड़ देता है। ठीक है, या फिर सीमेन लिबरेट कर देता है। ठीक है, तो हम सबको पता है सीमेन में क्या क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं, हाँ, सेमिनल फ्लूइड होता है एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा जो ओवरी जो होता है, ओवरी में क्या होता है, ओवरी में हमारा जो फीमेल गेमेट है ओवम, वो क्या होता है, वो ओवुलेशन के बाद ओवरी से या फिर ग्राफियन फॉलिकल से रैप्चर हो जाता है ना, और उसको क्या करता है, हमारे जो फेलोपियन ट्यूब जो है, फेलोपियन ट्यूब के आप देख सकते हो, फेलोपियन ट्यूब का जो इन्फंडिबुलम रीजियन है, सबसे एंटीरियर मोस्ट रीजियन, इन्फंडिबुलम के एजेस में कुछ फिम्ब्रीज अटैच है ना, फिम्ब्रीज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो वो फिम्ब्रीज क्या करते हैं, आफ्टर ओवुलेशन जब एग ग्राफियन फॉलिकल से रैप्चर हो जाता है, तब ये फिम्ब्रीज जो होते हैं ये एग को कैच करते हैं, है ना, एग को कैच करते हैं और उसको क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब से मूव करवाते हैं। ठीक है, और इधर क्या हो रहा होता है, इधर हमारा पेनिस ने सीमेन को कहाँ लिबरेट कर दिया, वेजाइना में। वेजाइना में क्या होगा, स्पर्म अलोंग विद सीमेन मूव करेगा। ठीक है, पहले स्पर्म वेजाइना से सर्विक्स तक मूव करेगा, फिर सर्विक्स से यूटेरस तक, और फिर यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर हमारा जो एग जो है, जो अभी अभी रैप्चर होकर ओवुलेशन के बाद निकला है, ये भी क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम होते हुए एम्पुलर रीजियन तक मूव करेगा, और स्पर्म भी क्या करेगा, इधर से वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस होते हुए मेरे फेलोपियन ट्यूब के जो एम्पुलर रीजियन है, एम्पुलर रीजियन तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजियन में क्या होगा, हमारा जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है, जो कि है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, वो टेक प्लेस होगा, वो होगा, है ना। एम्पुलर रीजियन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात याद रखना, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजियन में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो अभी क्या, तो ये हो गया हमारा एनकाउंटर ऑफ स्पर्म विद द ओवम, मतलब स्पर्म और जो ओवम जो है उसका क्या हो गया, उन दोनों में गेट टुगेदर हो गया। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है, हम सबको पता है कि स्पर्म जो रिलीज होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए कोपुलेशन के वक्त, जब मेल से जब सीमेन रिलीज होता है, तब उस सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहते हैं, है ना। तो हम जो हमारे जो नॉर्मल एक हेल्दी मेल के सीमेन में क्या होता है,
80 मिलियन टू 120 मिलियन ऑफ स्पर्म होना चाहिए, ठीक है। स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मतलब अगर सीमेन का अमाउंट 1 मिलीलीटर हुआ, 1 ml हुआ, तो उस 1 ml सीमेन में टोटल 80 टू 120 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होने चाहिए इन केस ऑफ नॉर्मल मेल, नॉर्मल हेल्दी मेल, है ना। पर अगर किसी भी कंडीशन में हमारे 1 ml सीमेन में अगर स्पर्म का नंबर अगर डिक्रीज हो जाए, मीन्स अगर 40 मिलियन से कम हो जाए हमारा स्पर्म का काउंट पर 1 ml ऑफ सीमेन में, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम एक डिजीज कंडीशन कहेंगे, और इस डिजीज़ का नाम होता है ओलिगोजूस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया, है ना। इस डिजीज़ में क्या होता है, इस डिजीज़ में मेल्स में क्या होता है, नॉर्मल मेल में 1 ml ऑफ सीमेन में कितना स्पर्म होना चाहिए, 80 टू 120 मिलियंस स्पर्म होने चाहिए। पर ओलिगोजूस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया जो डिजीज़ कंडीशन है, इस कंडीशन में मेल्स में स्पर्म का काउंट यानी स्पर्म्स का नंबर सीमेन में डिक्रीज करता है। कितना हो जाता है, अगर किसी मेल में स्पर्म का काउंट 1 ml ऑफ सीमेन में 40 मिलियन से कम हो जाता है, तब हम उस मेल को ओलिगोजूस्पर्मिक मेल बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये जो हो गया ये एक डिजीज कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरा एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया, ठीक है, एस्थेनोजूस्पर्मिया। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो स्पर्म जो होता है वो एक नॉर्मल रेट में हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव कर रहा होता है, ठीक है। अगर उस नॉर्मल रेट से कम रेट में स्लोली अगर हमारा स्पर्म मूव करने लग जाए, तब हम उसको एक डिजीज्ड स्पर्म बोलेंगे, और उस टाइप के डिजीज्ड कंडीशन को हम एस्थेनोजूस्पर्मिया बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो स्पर्म का मोटाइलिटी रेट है, स्पर्म का मूवमेंट रेट है, वो नॉर्मल रेट से कम हो जाना है, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्थेनोजूस्पर्मिया, ये कंडीशन बोलेंगे। तो ये है 2 टाइप के डिजीज़ जो हमें मेल्स में देखने को मिलते हैं, जो मेन रीज़न होते हैं इनफर्टिलिटी के, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन जो कि है ओलिगोजूस्पर्मिया एंड एस्थेनोजूस्पर्मिया, अगर ये मेल्स में अराइज हो जाए, तो उस मेल अल्टीमेटली फ्यूचर में जाकर क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है ना, वो प्रॉपरली फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, है ना। तो दिस 2 डिजीजेस आर द मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ फीमेल्स, ओके। तो अभी एक मन में क्वेश्चन आ सकता है तुम सब लोगों का कि क्यों आखिर हमारा जो फीमेल में तो सिर्फ एक ही ओवम होता है, पर मेल्स जो होता है उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होता है, तो उसका यूटिलिटी क्या होता है। देखो, जो फीमेल का पूरा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है, याद रखना उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जो स्पर्म को प्रिवेंट करते हैं फीमेल के ओवम से जाकर मिलने से, या फिर ओवम को फर्टिलाइज करने से रोकते हैं। 2 चीज़ें होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। एक तो होता है एसिडिक कंडीशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो एसिडिक कंडीशन जो होता है वो क्या करता है, वो ज़्यादातर स्पर्म्स को मार डालता है, ठीक है। तो उस एसिडिक कंडीशन से जो स्पर्म बाहर निकलते हैं, फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में WBC प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये बात याद रखना। WBC क्या करते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के WBC भी क्या करते हैं, कुछ स्पर्म्स को फेगोसाइटोसिस कर जाते हैं, कुछ स्पर्म्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो ये एसिड अटैक of female reproductive tract and then the attack of WBC of the female reproductive tract, इन दोनों अटैक्स में हमारे बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बाकी जो स्पर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे एग की तरफ रिलीज होते हैं, मतलब मूव करने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए मेल्स में जो होता है, मेल्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में
वो प्रेजेंट रहता है, स्पर्म्स प्रेजेंट रहता है ना। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्या होगा, दूसरा एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्स में भी आता है या फिर एंट्रेंस में भी। मैंने तो एक बार, मुझे एंट्रेंस में ये क्वेश्चन मिला था कि फर्टिलाइजेशन का सबसे मतलब कब फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना, आज कोपुलेशन हुआ है ना, तो आज पेनिस से हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हुआ है, स्पर्म का ट्रांसफ़र हुआ है या फिर सीमेन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर 72 आवर्स तक वाइबल रह सकता है। मतलब 72 आवर्स तक हमारा जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वाइबल यानी अच्छे कंडीशन में, जिंदा कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, और हमारा जो ओवम जो है वो ओवुलेशन के बाद कहाँ आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और वो फेलोपियन ट्यूब में एक दिन तक वाइबल कंडीशन यानी अच्छी कंडीशन, जिंदा कंडीशन में रह सकता है ना। और वाइबल कंडीशन में जब स्पर्म एंड ओवम अगर रहेगा तभी हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाएगा, वरना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर इस पे क्वेश्चन आए वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वो होगा 72 आवर्स तक हमारा स्पर्म वाइबल अच्छे कंडीशन में, जिंदा कंडीशन में रह पाएगा, और इसी 72 आवर्स में ही क्या हो जाना चाहिए, फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। वरना क्या होगा, वरना हमारा जो ये जो स्पर्म है, जो स्पर्म क्या होगा, स्पर्म में धीरे धीरे क्या होगा, डिफॉर्मिटीज़ आना, मतलब वो इनवाइबल हो जाएगा, मतलब वो ख़राब हो जाता है स्पर्म, सिंपली स्पर्म खराब हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद स्पर्म अच्छे क्वालिटी में, जिंदा क्वालिटी में और वाइबल कंडीशन में 72 आवर्स तक रह पाता है। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट होता है, वो अपने फर्टिलाइजेशन करने का कैपेसिटी हमारा स्पर्म लूज कर देता है आफ्टर 72 आवर्स ऑफ कोपुलेशन। ठीक है, और फीमेल क्या होता है, जब ओवम रिलीज होता है, ठीक है, उसके एक दिन के बाद ही हमारा जो ओवम है वो अपना धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन करने का जो कैपेसिटी होता है उसमें रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओवुलेशन के एक दिन के अंदर अंदर हमारा एग जो है, ओवम जो है, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, वरना क्या होता है, उसमें धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी में रिडक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ग्रेजुअली इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो ये बात याद रखना है, ये दोनों चीज़ें। तो आफ्टर द एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ हम नया टॉपिक, मतलब दूसरा स्टेप जो कि है कांटेक्ट ऑफ स्पर्म विद द ओवम, वो स्टार्ट करें उससे पहले हमें एक दूसरा प्रोसेस जो है, जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, है ना, पर फिर भी आपको जानना ज़रूरी होता है ना। ये प्रोसेस जो है इसका नाम है कैपेसिटेशन। ठीक है, ये प्रोसेस कब होता है, जब हमारा स्पर्मेटोजोआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव कर रहा होता है ना, ओवम से मिलने के लिए। उस ट्रैवलिंग के दौरान हमारे स्पर्मेटोजोआ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस क्या करते हैं, हमारा जो स्पर्म है उस स्पर्म को कैपेबल बनाते हैं ताकि वो oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर प्रॉपरली फ्यूज कर पाए, है ना। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं, क्योंकि इस कैपेसिटेशन प्रोसेस में हमारा जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है जो कि हमारे स्पर्म को कैपेबल बनाता है ताकि वो जो oocyte या फिर ओवम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे क्या कर पाए, उससे प्रॉपरली फ्यूज कर पाए, है ना। तो इसको हम कैपेसिटेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ में होता है जब स्पर्मेटोजोआ हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव कर रहा होता है। जैसे कि स्पर्म तो मूव करता है वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, फिर यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब तक, है ना। तो उस दौरान हमारे स्पर्म में ये चेंजेस जो कि है कैपेसिटेशन, वो होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डिग्री में है ना, ये तुम्हारे सेकेंड ईयर में नहीं चाहिए, फिर भी इसके बारे में एक पॉइंट में बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेशन प्रोसेस जो है इसके दौरान क्या होता है,
एक बात याद रखना, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब स्पर्म मूव कर रहा होता है तो स्पर्म को बहुत सारे केमिकल सिक्रीशंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कुछ कुछ केमिकल सिक्रीशन क्या करते हैं, हमारे स्पर्म के हेड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, हमारे स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कुछ कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के केमिकल सिक्रीशन क्या करते हैं, हमारे स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कोलेस्टेरॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये जो सारे प्रेजेंट रहते हैं, इनको क्या कर देते हैं, स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो स्पर्म है वो क्या कर सके, वो एफिशिएंटली हमारा स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एफिशिएंटली हमारे उस साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर पाए। अगर ये सारे मॉलिक्यूल हट जाएंगे तो ही ना हमारा एग का जो हमारा स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हेड रीजियन का, वो जाकर हमारे उस साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मतलब प्रॉपरली बाइंड कर पाएगा, है ना। तो इस वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कुछ सिक्रीशन क्या करते हैं, हमारे जो एग के हेड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें से ये सारे कोलेस्टेरॉल, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको निकाल देते हैं, ताकि हमारे ये जो एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हमारा जो स्पर्म के हेड रीजियन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों में प्रॉपर फ्यूजन बेटर हो सके, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो स्टेप जो होगा वो नेक्स्ट स्टेप होता है कंटेक्ट ऑफ आफ्टर द एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद द स्पर्म। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंटेक्ट ऑफ स्पर्म विद द ओवम, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो सके, है ना, इसके वजह से क्या होना पड़ता है, मेरे स्पर्म को क्या करना पड़ता है, स्पर्म को क्या करना पड़ता है, एग से प्रॉपरली अटैच होना पड़ता है ना। और एग के साथ वो जो अटैचमेंट जो होता है वो ज़्यादा देर तक मेंटेन करना पड़ता है ना। अगर स्पर्म ओवम से ज़्यादा देर अटैच रह पाएगा तभी तो वो क्या कर पाएगा, हमारे एग के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे प्रॉपरली फ्यूजन कर पाएगा, है ना। तो क्या होता है, ये जो कंटेक्ट ऑफ स्पर्म विथ ओवम, ये जो स्टेप है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिन केमिकल रिएक्शन की वजह से मेरा जो स्पर्म है, स्पर्म एग से ज़्यादा देर अटैच रह पाता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो हमारा जो एग जो होता है, एग के आउटर सरफेस में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और हमारे स्पर्म के आउटर सरफेस में क्या प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर भी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो जब हमारा स्पर्म एग की तरफ बढ़ रहा होता है, तब ये जो फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स जो एग के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, ये एक तरीके का केमिकल स्टिमुलस यानी केमिकल इंफॉर्मेशन स्पर्म को सेंड कर रहा है होता है, ठीक है। और स्पर्म के आउटर सरफेस में जो एंटी फर्टिलाइजिंग जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एग की तरफ से ये जो केमिकल स्टिमुलस, केमिकल इंफॉर्मेशन जो आता है, वो एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल जो स्पर्म के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है वो डिटेक्ट करता है ना। और उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करते हुए हमारा जो स्पर्म है, स्पर्म एग की तरफ, एग की ओर, जिस डायरेक्शन में एग है उस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। वरना देखो स्पर्म के पास तो आंखें नहीं है, तो वो कैसे जाएगा, तो वो इसी केमिकल स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करके अपना डायरेक्शन ठीक करेगा कि कौन से डायरेक्शन में मुझे जाना है, जाने से मुझे ओवम मिलेगा, है ना। तो क्या होता है, इसी केमिकल स्टिमुलस के ऊपर बेस करके हमारा जो स्पर्म है वो क्या करता है, एग के ओर मूव करने लगता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जब हमारा स्पर्म एग के बहुत करीब
जाता है, या फिर आप कह सकते हो जब हमारा स्पर्म एग से जाकर मिलता है तब एक्चुअली में क्या होता है, हमारे स्पर्म के हेड के या फिर हमारे स्पर्म के आउटर सरफेस में जो एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एग के आउटर सरफेस में जो फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उन दोनों फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, एक केमिकल लॉग बन जाता है ना, एक केमिकल लॉग बन जाता है। और जब ये लॉग बन जाता है तब क्या होता है पता है, ये लॉग जब बन जाता है तब हमारा स्पर्म क्या होता है, हमारे एग से क्या हो जाता है, परमानेंटली अटैच हो जाता है, और वो एग से एग को छोड़कर और किसी जगह पर मूव नहीं कर सकता। यानी स्पर्म और एग के बीच में इस फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन के बाद एक केमिकल लॉग बन जाता है, और उसके बाद हमारा स्पर्म जो है वो एग से क्या होता है, वो एग से अटैच हो जाता है ना। तो ये फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है रिएक्शन वो क्या होता है, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो इस स्पीसीज स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या है, हमारे फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं सेम स्पीसीज के अगर ये हुए फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल तभी जाकर ये एक दूसरे से बाइंड करते हैं। जैसे कि ह्यूमन एग के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला फर्टिलाइजिंग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल से ही बाइंड करेगा, रिएक्ट करेगा, है ना। ह्यूमन एग के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला फर्टिलाइजिंग कभी भी दूसरे स्पीसीज के स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट रहने वाला एंटी फर्टिलाइजिंग, जैसे कि सपोज करो कि ह्यूमन एग के ऊपर जो फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट रहेगा वो कभी भी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, इन सारे एनिमल्स के स्पर्म्स के ऊपर जो एंटी फर्टिलाइजिंग रहेगा उनके साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली फिश में भी उनके स्पीसीज के फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग बीच के मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होगा, बाइंडिंग होगा। एम्फीबियन में भी सेम, एम्फीबियन एग के ऊपर रहने वाला फर्टिलाइजिंग सिर्फ बाइंड करेगा एम्फीबियन स्पर्म के ऊपर में रहने वाले एंटी फर्टिलाइजिंग से। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो ये रिएक्शन जो होता है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है ना। और ये क्या करता है, इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा एग पहचान पाता है कि ये मेरे स्पीसीज का, अपने खुद के स्पीसीज का यानी ह्यूमन स्पीसीज का स्पर्म है। तभी जाकर हमारा एग क्या करता है, उस स्पर्म से बाइंड करता है और फर्दर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उसको इनिशिएट करता है ना। और अगर हमारे एग को पता चल गया, अगर हमारे एग को पता चल गया कि ये जो स्पर्म है इसका एंटी फर्टिलाइजिंग मेरे फर्टिलाइजिंग से बाइंड नहीं किया, तो हमारे एग को पता चल जाएगा कि ये जो स्पर्म है ये मेरे खुद के स्पीशीज़ का नहीं है, ह्यूमन स्पीशीज़ का नहीं है, किसी दूसरे स्पीशीज़ का है। तब क्या करेगा, तब वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और हमारा जो फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो वहीं पर ही क्या होगा, वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम इस जो रिएक्शन जो होता है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन को इसको स्पीसीज स्पेसिफिक बोलते हैं। और ये चीज़ एग्जाम के पेपर में मेंशन करना मत भूलना कि ये जो प्रोसेस होता है द रिएक्शन बिटवीन द फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, है ना। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो है एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, एक्रोसोम से क्या होता है, एंजाइम रिलीज होता है सिंपली। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन में देखो पहले क्या हो रहा है, पहले ये जो फिगर में जो दिखाया गया है ये है स्पर्म का हेड रीजन। ठीक है, तो स्पर्म के हेड रीजन में ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम कह रहे हैं स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक्रोसोम देखो इसके अंदर एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के ठीक ऊपर है इसको हम बोल रहे हैं एक्रोसोम। ठीक है, और एक्रोसोम का जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोम। ठीक है, फिर देखो एक्रोसोम के अंदर जो डॉट डॉट मैंने दिया है ये है एक्रोसोमल एंजाइम जो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा
एक्रोसोमल रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमारा जो स्पर्म के हेड रीजियन में ये जो कवरिंग जो है, स्पर्म के हेड का ये जो कवरिंग है, जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म बोला है, इसका फ्यूजन हो जाएगा। किसके साथ? एक्रोसोम के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके साथ हमारे स्पर्म के हेड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाएगा। तो आप लोग फिगर 2 में देखो, फिगर 2 में मैंने दिखाया है कि कैसे एक्रोसोम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हमारे स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो गया है ना, और दोनों मेम्ब्रेन एंटीरियर साइड में एक मेम्ब्रेन बन गए हैं, दोनों मेम्ब्रेन मिलाकर, है ना। फिर क्या होता है? फिर हमारे एक्रोसोम के अंदर तीसरे स्टेप में हमारे एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं उनका रिलीज हो जाता है एक्रोसोम से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो जैसे कि एरो के नीचे लिखा हुआ है, सेकेंड एरो के नीचे, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम। तो थर्ड फिगर में देखो कि हमारे अभी एक्रोसोम से क्या हुआ है, हमारा सारा एक्रोसोमल एंजाइम एक्सोसाइटोसिस होकर निकल गया है, ठीक है। और अभी क्या है, एक्रोसोम जो पहले जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था उसने अभी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्रोसोमल ट्यूबल। और ठीक एक्रोसोमल ट्यूबल के नीचे क्या है? न्यूक्लियस है। और इसी एक्रोसोमल ट्यूबल होते हुए हमारा जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, वो एग के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट दो प्रोसेस जो एक्रोसोमल रिएक्शन में होते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा? पहले हमारा हमारे स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हेड रीजियन में, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हमारा एक्रोसोम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फ्यूजन हो जाएगा एंटीरियर साइड में, है ना। फिर क्या होगा? फ्यूजन होने के बाद हमारा ये जो स्पर्म के हेड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों एंटीरियर साइड में एक ही मेम्ब्रेन बना देंगे, है ना। फिर क्या होगा? एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो सारे एंजाइम्स बाहर निकल आएंगे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना। और एक्रोसोम जो कैप शेप का था वो एक एक्रोसोमल ट्यूब बना देगा, एक्रोसोमल ट्यूबुल बना देगा। और इसी एक्रोसोमल ट्यूबुल के थ्रू हमारा जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? एग के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज होंगे हमारे एक्रोसोम से ड्यूरिंग द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप के एंजाइम्स लिबरेटेड होते हैं एक्रोसोम से ड्यूरिंग एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। वो तीनों एंजाइम्स क्या क्या है? पहला एंजाइम हो गया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। दूसरा एंजाइम हो गया हायालुरोनिडेज, ठीक है। तीसरा एंजाइम होगा एक्रोसिन, ठीक है। तो देखो ये जो पहला वाला एंजाइम जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कोरोना, ठीक है। एक फिगर से हम समझते हैं, ठीक है। अभी तो देखो इस फिगर में क्लियरली शो हो रहा है ये जो 3 एंजाइम्स मैंने लिखे हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, देन हायालुरोनिडेज एंजाइम एंड एक्रोसिन। ये तीनों एंजाइम्स जो है ये क्या होते हैं? ये लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एक्रोसोम से रिलीज होते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और एक्रोसोम से रिलीज होने के बाद ये अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। अभी नीचे जो मैंने स्ट्रक्चर, जो गोल स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है वो एग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है एग में 3 लेयर्स होते हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जिसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। कोरोना रेडिएटा के बाद वाले लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाद वाला जो लेयर है जिसको मैंने लेबल नहीं किया है उसको हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स जो है ये क्या करेगा? ये स्पर्म को, ये एक्रोसोम से रिलीज होने के बाद स्पर्म को हेल्प करेगा ताकि स्पर्म क्या करे? कोरोना रेडिएटा में जो ये सारे फॉलिकुलर सेल्स जो आपको दिख रहे हैं फिगर में, इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच से
स्पर्म एग की तरफ पेनिट्रेट कर पाए। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा, इन फॉलिकुलर सेल्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा हमारे स्पर्म को। ठीक है, इसी कोरोना रेडिएटा, ये जो लेयर जो होता है ये फॉलिकुलर सेल्स का बना होता है, हमें पता है, और इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स को पेनिट्रेट करेगा हमारा स्पर्म विद द हेल्प ऑफ कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द एक्रोसोम। ठीक है, और ये जो कोरोना रेडिएटा में ये जो फॉलिकुलर सेल्स जो है, मैंने जो दिखाया है ये फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स कैसे रहेंगे, ये फॉलिकुलर सेल्स एक दूसरे के साथ एक टाइप ऑफ ग्लू जैसे सब्सटेंस के साथ, गम जैसे सब्सटेंस के साथ, ये फॉलिकुलर सेल कोरोना रेडिएटा लेयर में एक दूसरे के साथ अटैच हुए रहेंगे। ठीक है, और उस ग्लू या फिर गम लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड व्हिच इज आल्सो एक्ट एज ग्लू, इस ग्लू के मदद से हमारे कोरोना रेडिएटा लेयर के जो फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहेंगे, अटैच रहेंगे। जैसे ही ये दूसरा एंजाइम जो एक्रोसोम से रिलीज होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ये क्या करेगा, हमारा जो ये ग्लू जो है हाइलुरोनिक एसिड, इसको क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, इसको डिसॉल्व कर देगा, और क्या होगा, हमारा जो ये कोरोना रेडिएटा के फॉलिकुलर सेल्स जो है ये क्या करेंगे, पहले तो ये चिपके हुए थे हाइलुरोनिक एसिड की मदद से, अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो स्पर्म है वो क्या कर सकता है, अब हमारा स्पर्म ये कोरोना रेडिएटा जो ये जो लेयर है इसको पेनिट्रेट करते हुए जोना पेलुसिडा तक आ सकता है ना। फिर तीसरा जो एंजाइम है एक्रोसिन, इस एक्रोसिन एंजाइम के मदद से हमारा जो स्पर्म जो है, ये स्पर्म जोना पेलुसिडा जो लेयर होता है ओवम के सराउंडिंग में, जोना पेलुसिडा लेयर को डाइजेस्ट कर देता है, और अल्टीमेटली हमारे स्पर्म का जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, इस विटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने पीएम से रिप्रेजेंट किया है फिगर में। ठीक है, तो ये रहा हमारे एक्रोसोमल एंजाइम्स का फंक्शन, और ये सारे एंजाइम्स जब फंक्शन करते हैं तब उन सब को मिलाकर ही हम इस पूरे प्रोसेस को एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है।